हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। घटना चक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की वीडियो सीरीज़ में आज की इस वीडियो में गवर्नर जनरल और वायसराय संबंधी जो समृद्धि है उसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्लाइव के बारे में दिया हुआ है कि क्लाइव ने क्या किया। तो क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। ठीक है, असैनिक सुधार से तात्पर्य है कि सैनिक सुधारों के अलावा जो भी कुछ सुधार किए, यानी कंपनी की जिससे कि आर्थिक प्रगति हो, इस संबंध में जो सुधार किए गए वो असैनिक सुधारों के अंतर्गत आएंगे, है ना। जैसे कि क्लाइव ने उपहार लेना बंद करा दिया, निजी व्यापार बंद करा दिया। हुआ क्या था कि कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी थे वो क्या करते थे कि वो निजी व्यापार में लग गए थे, है ना। मतलब वो कंपनी से सैलरी ले रहे हैं लेकिन वो अपने लिए व्यापार कर रहे हैं, इंडिविजुअली प्रॉफिट ले रहे हैं। तो इससे क्या हो गया था, कंपनी काफ़ी कर्जे में आ गई थी और करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसने असैनिक सुधार के अंतर्गत उसने क्या किया कि उपहार लेना और निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत उसने क्या किया कि सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। ठीक है। और क्लाइव के समय में ही श्वेत विद्रोह हुआ था, यानी जो अंग्रेजी सैनिक थे उन्होंने क्लाइव की नीतियों से असंतुष्ट होकर विद्रोह भी किया था। ये हमने मतलब लास्ट वीडियो में देखा भी था। अब इसमें वॉरेन हेस्टिंग के बारे में है जो कि क्लाइव के बाद में आता है, और वॉरेन हेस्टिंग का समय है 1773 से 1785। देखो, ये जो गवर्नर जनरल वायसराय हैं, इन सभी के क्रम याद होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब क्रम में भी पूछ लिया जाता है कि भाई इनका क्रम लगाइए इस तरीके से। तो इसके बाद में जो महत्वपूर्ण गवर्नर आएगा वो वॉरेन हेस्टिंग है। अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेशानुसार बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। तो द्वैत शासन किसने स्टार्ट किया था? द्वैत शासन क्लाइव ने स्टार्ट किया था, जो कि हमने पहले वीडियो में देखा भी था। और उसको समाप्त करने का कार्य किसने किया? तो वॉरेन हेस्टिंग ने उसको समाप्त किया। ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग का दूसरा काम क्या था कि उसने जो राजकीय कोषागार है वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया। वॉरेन हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि के नियम को अपनाया। तो पूछा जाए कि परीक्षण और अशुद्धि के नियम को किसने अपनाया? तो वॉरेन हेस्टिंग ने। और किस लिए अपनाया उसने? राजस्व सुधारों के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट जो कि आया 1773 में, मतलब 1773 में जो लागू हुआ, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। कॉलेजिस्ट सरकार का मतलब यह है कि कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेगा, एक से अधिक व्यक्ति जब निर्णय लेंगे तो वो कॉलेजिस्ट सरकार हो जाएगी। ठीक है। तो एक परिषद बनाई जाती है जिसमें कि 4 सदस्य होते हैं, वो मिलके मतलब निर्णय लेंगे कि क्या करना चाहिए, है ना। तो इसलिए बोला गया है कि कॉलेजिस सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया, यानी कुल 5 सदस्य थे जिसमें एक अध्यक्ष था और 4 सदस्य थे। अध्यक्ष को बोला गया गवर्नर जनरल। तो अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। अभी देखो, गवर्नर जनरल कौन होगा? जो बंगाल का गवर्नर होगा वही गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ये तो हो ही, ये तो हमने देख ही लिया कि कॉलेजिस सरकार की व्यवस्था की गई। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि केंद्रीकृत शासन की शुरुआत होती है यहाँ से। केंद्रीकृत शासन की शुरुआत कैसे? कि बंगाल का जो गवर्नर है वो कहा जाएगा अब गवर्नर जनरल। ठीक है। और जो इसकी जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी जो प्रमुख प्रेसिडेंसी थी, एक तो ये कलकत्ता हो गई, बम्बई और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी थी। तो बम्बई का जो गवर्नर होगा और मद्रास का गवर्नर होगा वो दोनों अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर आएंगे। ठीक है। इसलिए अब क्या हुआ? केंद्रीय के शासन की स्थापना हुई। उससे पहले क्या होता था? बम्बई का गवर्नर कुछ कर रहा है, मद्रास का कुछ कर रहा है और कलकत्ता का कुछ कर रहा है। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकते। अब वो कलकत्ता के गवर्नर जनरल से मतलब अनुमति लेने के बाद ही वो कार्य करेंगे। ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि केंद्रीय के प्रशासन की यहाँ से नींव डलती है। दूसरा हमने देख लिया कि कॉलेजिस सरकार की मतलब यहाँ पे कॉलेजेस सरकार की व्यवस्था की गई। तीसरा यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी हो गया, मतलब हालांकि समझ में आ भी रहा होगा, एक बार मैं याद दिला दूं कि देखो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? ब्रिटेन की संसद पारित कर रही है इसको। ठीक है। और हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में क्या देखा था कि ये एक निजी कंपनी है ना। हालांकि फ्रांस की कंपनी तो सरकारी कंपनी थी और ये ईस्ट इंडिया कंपनी निजी कंपनी है। तो अब जब ये गवर्नमेंट जो है, यानी ब्रिटेन की जो संसद में ये कानून आया, रेगुलेटिंग एक्ट,
जो किस लिए आया है कि जो कंपनी के जो कार्य हैं, जो राजनीतिक कार्यों में भी वो मतलब इन्वॉल्व होने लगी है, और जो उसके जो मतलब कंपनी के जो व्यापारिक कार्य हैं वो तो व्यवसायिक कार्य वो तो कर ही रही है, तो इनको रेगुलेट करने के लिए आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ब्रिटेन की संसद है वो भी अप्रूव कर रही है इस कंपनी को कि भाई तुम यहाँ पे राजनीति करो, तुम यहाँ पे शासन चलाओ, है ना। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, ब्रिटेन की संसद द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यवसायिक कार्य को मान्यता, व्यवसायिक कार्य को तो मान्यता थी ही, जब चार्टर जो दिया गया था ब्रिटेन की महारानी द्वारा, तो वो व्यवसायिक कार्यों के लिए तो आज्ञा थी ही, अनुमति थी ही। साथ ही अब यहाँ पे जो राजनीतिक कार्य कर रही है उसको भी एक तरीके से देखा जाए तो वहां से अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, मतलब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि तुम यहाँ राजनीति मत करो, हालांकि इसको विनियमित किया उन्होंने, है ना। और विनियमित करने का एक कारण ये भी था कि कंपनी घाटे में आ चुकी थी और इसको उधार लेना पड़ रहा था, इस वजह से भी इसमें दखल देना मतलब अनिवार्य हो गया था ब्रिटेन की संसद का। ठीक है, फिर है इसमें और हाँ, गवर्नर जनरल वाला हमने देख लिया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ये रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय में आ रहा है, तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में। वॉरेन हेस्टिंग पहले रहता है गवर्नर और यही बनता है पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, अब है कि जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानूनों में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार तथा व्यापारिक सुधार से जन प्रशासन की नींव पड़ी। ठीक है, तो कॉर्नवालिस के समय में हम देखेंगे, मतलब ये वॉरेन हेस्टिंग के बाद में कौन आएगा, कॉर्नवालिस आएगा। तो जन प्रशासन की नींव तो वॉरेन हेस्टिंग ने रख दी थी। जन प्रशासन की नींव से क्या तात्पर्य है कि उसने न्यायिक और ये फौजदारी और ये सब पुलिस सुधार, ये सब मतलब इन सुधारों की तरफ उसने थोड़े कदम बढ़ाए थे, लेकिन उसको थोड़ा सा ज़्यादा आगे किसने बढ़ाया, तो वो कॉर्नवालिस ने। सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ जो होती है शुरुआत में अपने मतलब शुरुआती दौर में एक तरीके से शुरुआती चरण में अगर देखेंगे तो थोड़ा बहुत ही असर दिखा पाती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो विकसित होती है। इसी तरीके से इसमें हम देखेंगे कॉर्नवालिस आएगा, उसके आगे जितने बेंटिंग वगैरह आएंगे वो लगातार न्यायिक सुधार वगैरह ये सब करते रहेंगे। ठीक है, फिर है इसमें कि कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधार और फौजदारी कानूनों में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था, और वॉरेन हेस्टिंग का समय है 1774 से 1785, यानी बीच में इन्होंने कॉर्नवालिस दिया, फिर से अभी ये वॉरेन हेस्टिंग की ही बात कर रहे हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग तथा वेलेजली संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग संबंधित है। इसका मतलब क्या है, सुरक्षा प्रकोष्ठ का मतलब है या फिर घेरे की नीति, इसका मतलब है कि जो अपने क्षेत्र हैं, ठीक है, उसको इस तरीके से उसके चारों तरफ ऐसे राज्यों की स्थापना की जाए जो एक तरीके से उसको मतलब सुरक्षा प्रदान करें, है ना, वो मतलब उसके लिए खतरा ना बने। तो ये सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति के अंतर्गत वो लोग क्या करते थे, मतलब ये अंग्रेज लोग क्या करते थे, खासकर वॉरेन हेस्टिंग के समय में ये शुरू होती है कि जो उसके पड़ोसी जो प्रांत थे, यानी अंग्रेजों का अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर हम क्षेत्र देखें तो वो बंगाल, प्रमुख रूप से बंगाल हो गया। तो बंगाल के जो नज़दीकी क्षेत्र है यानी अवध को उन्होंने बफर स्टेट बनाया। बफर स्टेट क्यों बनाया, कि उनको अपने जो क्षेत्र की सुरक्षा करनी थी, और सुरक्षा किससे करनी थी, एक तो मराठाओं से, है ना, और दूसरा अफगान आक्रांताओं से। तो इधर से अफगान आ रहे हैं या फिर नीचे से मराठा आएंगे तो वो पहले अवध तक आएंगे, अवध के बाद बंगाल पहुंचेंगे। तो उन्होंने अवध में क्या किया कि अंग्रेजी सेना रख दी वहाँ पे, और खर्चा कौन उठाएगा उस सेना का, अवध का नवाब उठाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी वहाँ सेना रखी हुई है। तो अब ये जो मराठा हुए या फिर अफगान हुए वो जब आएंगे तो पहले अवध में आएंगे, और अवध में उनकी सेना पहले से तैनात है, तो उनकी सेना वहाँ उनसे लड़ेगी, है ना। तो इससे क्या होगा, जो बंगाल है, बंगाल तक पहुंचते पहुंचते उनको काफ़ी समय भी लग जाएगा, हो सकता है वो अवध से ही वापस भी चले जाएं। मान लो बंगाल तक पहुंचते भी हैं तो उनको वहाँ काफ़ी समय मिलेगा और वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए वो क्या करते थे कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, यानी अपनी चारों तरफ अपने जो क्षेत्र, सीमा क्षेत्र है, उसको सुरक्षित करना, एक तरीके से ये समझ सकते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति लागू की, और जो वेलेजली है इसकी नीति का नाम है सहायक संधि, है ना। वो भी एक तरीके से उसका मतलब भी यही था कि अपने जो पड़ोसी प्रांत हैं, जो पड़ोसी रियासतें हैं, उनको अपने ऊपर निर्भर बना देना, कि वो बाहर किसी से भी मतलब अंग्रेजों की अनुमति के बिना कहीं बाहर वो संबंध ना बनाए। यानी अंग्रेजों को पता होना चाहिए कि उन्हें विदेशी संबंध किससे स्थापित करने, यानी अन्य रियासतों से किससे संबंध स्थापित करने हैं, किससे नहीं, जिससे कि अंग्रेजों के जो प्रांत हैं, अंग्रेजों के जो क्षेत्र हैं वो सुरक्षित रहें, यानी उनका जो पड़ोसी है वो उनके दुश्मन से ना जा मिले। ठीक है,
फिर है इसमें कि वॉरेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभियोग का मुकदमा किस पे चला था? वॉरेन हेस्टिंग ने। 1788 से 1795 ईस्वी तक ये मुकदमा चला था, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित थी। तो रियासतों के प्रति ब्रिटेन की जो नीतियां हैं वो लगातार बदलती रहती हैं, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति हैं वो लगातार बदलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो परिस्थिति के अनुसार अपनी नीतियों में परिवर्तन लाते रहते हैं। तो शुरुआत में जो उनकी रहती है, जो नीति होती है उनकी, वो है कि कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष। ठीक है, समानता के लिए संघर्ष मतलब वो व्यापार करने आई थी कंपनी, तो भाई हमें भी थोड़ा सा व्यापार करने दो यहाँ पे, हमें भी यहाँ बसने दो। ठीक है, तो वो जैसे कि पहली बार सूरत में अपना स्थायी कारखाना लगा रहे हैं, तो मुगल शासक की अनुमति उनको अनिवार्य हो रही है कि भाई मुगल शासक की अनुमति मिले तो हम यहाँ कारखाना लगाएं। तो एक तरीके से उनका जो शुरुआती संघर्ष है वो समानता के लिए है, 1740 से 1765। लेकिन 1765 में क्या होता है? इलाहाबाद की संधि होती है और अंग्रेजों की यहाँ जीत होती है। उसके बाद में जो अंग्रेज जिस क्षेत्र को जीत लेते हैं, अब उसकी सुरक्षा भी जरूरी है, इसलिए आती है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति। फिर आती है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। ठीक है, अब जो है अंग्रेज और ज़्यादा मजबूत होने लगे हैं, अब वो क्या करेंगे कि जो भारतीय रियासत हैं अब उनको वो अपने अधीन लाने की कोशिश करेंगे और अपने साम्राज्य में विलय करना चाहेंगे, यानी अब उनकी साम्राज्यवादी जो नीति है वो बढ़ने लगती है। फिर आता है अधीनस्थ संघ की नीति, जो यानी ये 1813 से 1857 तक चलती है, लेकिन 1857 में हो जाती है क्रांति, और क्रांति में सबसे ज़्यादा जो सहयोग करने वाले थे अंग्रेजों के, वो ये भारतीय रियासतें ही थी, है ना। बहुत से राजा रजवाड़ाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो अंग्रेजों को समझ में आ गया कि यहाँ पे अगर राज करना है तो इन राजे रजवाड़ों को हमें साथ लेना पड़ेगा। अगर ये ना होते तो 1857 में ही हमें यहाँ से भागना पड़ता। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे कि अधीनस्थ संघ की नीति, यानी जो भारतीय राजा हैं वो रहेंगे तो अभी भी इनके अधीन ही, यानी सर्वोच्च सत्ता तो अभी भी ब्रिटेन की है, लेकिन इनका विलय बंद कर दिया जाएगा। जो रियासतें जैसे थी उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा और उनका मतलब विलय नहीं किया जाएगा, जो विलय की जो नीति थी वो त्याग दी जाएगी। उसके बाद में आती है बराबर के संघ की नीति। ठीक है, यानी जो बाकी जो बहुत सारी जो रियासतें हैं उनको बराबर अधिकार देना, यानी भारतीय संघ की स्थापना करना, जो कि 1935 का जो एक्ट आया था उसके अंतर्गत प्रावधान किए गए थे। हालांकि वो एक्ट कभी भी अमल में आया नहीं, क्योंकि जो रियासतें थी उन्होंने एक मत होकर वो उसका भी स्वीकार किया ही नहीं। फिर इसके बाद में आया है कि दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी, यानी श्रेणीबद्ध कचहरी, श्रेणीबद्ध संगठन का, कचहरियों का श्रेणीबद्ध संगठन करना। ठीक है, यानी एक तरीके से चेन में लगाना। पहले क्या होता था कि एक रियासत में कानून कुछ हैं, दूसरी रियासत में कानून कुछ हैं, है ना। कोई छोटा सा क्राइम किया है एक रियासत में, उसके लिए बहुत बड़ी सजा है, दूसरे में बहुत बड़ी सजा है। इस तरीके से जो न्याय वितरण का सिद्धांत था वो जो है एकीकृत नहीं था, है ना। इन्होंने क्या किया, कचहरियों को श्रेणीबद्ध संगठन करके एक मतलब एकीकृत स्वरूप दिया न्याय को। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने आरंभ किया, है ना। तो वॉरेन हेस्टिंग ने सबसे पहले ये दीवानी फौजदारी कचहरियों की श्रेणीबद्ध संगठन की जो प्रक्रिया थी वो शुरू की, धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ती है, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई। ठीक है, तो इसने मतलब वॉरेन हेस्टिंग जो था, इसने जो ये न्यायिक अधिकार जो थे ये कलेक्टर को दे दिए गए। लेकिन कलेक्टर का मुख्य काम क्या था? राजस्व कलेक्ट करना, है ना। इसका राजस्व शक्तियां थी इसको, ना कि न्यायिक शक्तियां। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, न्यायिक शक्तियां भी कलेक्टर को दे दी, यानी न्याय करने का अधिकार भी इसी को था। हालांकि कॉर्नवालिस इनसे ये शक्तियां छीन लेता है, आगे हम देखेंगे आगे। 1787 ईस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टर को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया। देखो, दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत, ये कई बार आएगा, मैं मतलब यहाँ थोड़ा सा बता दूं। दीवानी अदालत क्या है? दीवानी अदालत है संपत्ति संबंधी जो मामले होंगे, या फिर यूं कहो जो अहिंसक मामले होंगे, वो दीवानी कोर्ट में देखे जाएंगे। और जो फौजदारी कोर्ट होगी, जो फौजदारी न्यायालय होंगे, वहाँ पे जो हिंसक प्रवृत्ति के जो मामले होते हैं, या मतलब संपत्ति से अलग जो भी मामले हैं ना, जिसमें वैसा अपराध है, हीनियस क्राइम है, उस टाइप का जो क्राइम होगा वो फौजदारी न्यायालय में देखा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा है कि 1787 ईस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टर को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश में नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, फौजदारी तो उनको दिया ही गया और दीवानी अधिकार भी, दीवानी तो खैर उनके पास थे ही पहले से, तथा इसके अतिरिक्त उन्हें फौजदारी शक्तियां और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया। ठीक है, अब ये बात कब की हो रही है? 1787 की। 1787 में हालांकि लॉर्ड कॉर्नवालिस आ जाता है।
फिर है कि 1790 से 1792 के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर चार भ्रमण करने वाले न्यायालय, 3 बंगाल हेतु और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया गया। यानी 1790 से 1792 के बीच, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस का अंतिम चरण चल रहा है। यानी कॉर्नवालिस जो है 1793 तक रहता है। तो 1790 से 92 के बीच में क्या किया गया कि फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया गया। जो ये फौजदारी अदालत थी, इनका जो मतलब न्यायाधीश होता था वो भारतीय होता था, और जो दीवानी अदालत थी उनका न्यायाधीश यूरोपीय व्यक्ति होता था। ठीक है, तो कॉर्नवालिस ने क्या किया, जो भारतीय न्यायाधीशों की अध्यक्षता में जो फौजदारी अदालत चलती थी उनको समाप्त कर दिया गया, और उनकी जगह 4 भ्रमण करने वाली जो न्यायपालिका थी वो स्थापित हुई, जो कि 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए। ठीक है, इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। ये पूछा भी जा सकता है कि भाई कॉर्नवालिस से पहले जो फौजदारी न्यायालय थे इनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी। ठीक है, अब जो ये भ्रमणकारी न्यायालय जो हुए इनकी अध्यक्षता की जा रही है यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशेषता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी में एक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। तो यानी कॉर्नवालिस ने जो न्यायिक सुधार किए थे उनको एक जगह संहिताबद्ध किया गया, उसको बोला गया कॉर्नवालिस संहिता। इसने क्या किया कि जो मतलब ये जो कॉर्नवालिस संहिता थी ये शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित थी। शक्तियों के पृथक्करण का मतलब है कि इसने जो है ना न्याय प्रशासन को और कर प्रशासन को, यानी जो राजस्व प्रशासन है उन दोनों को अलग कर दिया। इससे पहले क्या था कि कलेक्टर को ही सारी शक्तियां दे दी गई थी, है ना। अब जो कॉर्नवालिस संहिता आती है इसमें इसने शक्तियों का पृथक्करण किया। तो इसके तहत इसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गई। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कलेक्टर से ये शक्तियां किसने छीनी, तो ये कॉर्नवालिस ने छीनी, तथा उसके पास केवल अब कर संबंधी शक्तियां ही रह गई। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई। यानी दीवानी न्यायालयों के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी दिए गए। ठीक है, जिला न्यायाधीशों की अलग से नियुक्ति की गई, पहले कलेक्टर को ही ये सारे अधिकार दे रखे थे। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस ने किया। तो पूछ लिया जाए सिविल सेवा का जनक कौन, तो कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। तो कॉर्नवालिस का समय है 1786 से 1793, और इसकी मृत्यु गाजीपुर में है, गाजीपुर में होती है, जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कॉर्नवालिस ऐसा गवर्नर जनरल जिसकी मृत्यु यूपी के गाजीपुर में हुई, यहीं पर इसकी कब्र है। लॉर्ड वेलेजली, जिसका समय है 1798 से 1805, इसकी सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। तो सहायक संधि क्या थी हम पहले ही देख चुके हैं जब हमने देखा था सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति, यानी उसी का विस्तार थी ये सहायक नीति। और सहायक नीति स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद 1798 में, और 1798 में ये नीति आई थी, मतलब लॉर्ड वेलेजली आया था। बसीन की संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई। ये ध्यान रखना है कि बसीन की संधि मतलब ये तो पता रहता है कि मराठों के साथ हुई, लेकिन मराठों में जो पेशवा था वो कौन था उस समय, बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था, यानी यही व्यक्ति था। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया। ठीक है, पेशवा जो था ना ये इसको एक तरीके से आपस में जो मराठे जो थे इनके आपस में गुट बन गए थे और पेशवा को वहाँ से भागना पड़ा था, और पेशवा ने अंग्रेजों की मदद ली थी। तो अंग्रेजों से फिर इसने सहायक संधि स्वीकार की और अंग्रेजों ने बदले में उसको फिर से राज्य दिलवाया उसका, तो पूना में उसे पुनः स्थापित कराया और 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया। जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपये वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेजली, 1798 से 1805। ठीक है, हालांकि ये पहले भी बता दिया है यहाँ पे सहायक संधि वाला। तो 1798 से 1805 ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया गया। उसने सहायक संधि
उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। यानी लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि को लागू जरूर किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका आविष्कारकर्ता यही था। इसका आविष्कारकर्ता अगर हम मूल रूप से देखें तो डुप्ले था। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था तथा यह क्रमिक रूप से विकसित हुई। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी, है ना। सहायक संधि में क्या होता था कि अपनी जो सेना थी ना वो भारतीय रियासतों में रख दी जाती थी और भारतीय रियासतों के ही खर्चे पर रखी जाती थी, और उनके जो मतलब अन्य रियासतों से और विदेशी संबंध बनाने का जो अधिकार था वो अंग्रेजों द्वारा खुद ले लिया जाता था। यानी तुम किससे संबंध बनाओगे किससे नहीं वो हमसे पूछ के बनाओगे, हम निर्धारित करेंगे। तुम अपने घरेलू मामलों में तो स्वतंत्र हो लेकिन बाहरी मामलों में तुम स्वतंत्र नहीं हो। सहायक संधि में ये प्रमुख प्रावधान था। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। लॉर्ड वेलेजली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 तथा 1800 ईस्वी, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर। मतलब दो तीन क्रम याद रहे, काफी है। हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। अवध बाद में आता है 1801 में, ठीक है। अवध में ना पहले ही एक संधि हो रखी थी 1765 में, जो कि हमने देखा था इलाहाबाद की जो संधि हुई थी उसमें ही सेना रखने का प्रावधान कर दिया गया था। वो भी एक तरीके से सहायक संधि ही समझो उसे, लेकिन वेलेजली के समय जो सहायक संधि है वो फिर से होती है अवध के साथ में 1801 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जुलाई 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। तो इसका जो कार्यकाल था बेंटिक का 1828 से 1833 तक था, और इसके जो प्रमुख कार्य हैं वो हैं, इसने सती प्रथा का अंत करवाया। सती प्रथा के अंत संबंधी कानून आया इसी के समय में। बालिका शिशु वध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया तथा देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित की। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की इच्छा के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई, ठीक है। तो रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति किसने अपनाई थी? विलियम बेंटिक ने। जयपुर में अव्यवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर ही प्रहार कर दिया गया, परंतु इस पर भी बेंटिक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा तथा भोपाल में भी उसने हस्तक्षेप नहीं किया। यानी इसके समय में क्या होगा, युद्ध बहुत कम होंगे क्योंकि ये हस्तक्षेप ही नहीं कर रहा। यद्यपि ऐसा करने के पर्याप्त कारण थे, परंतु उसने मतलब कहने का मतलब यह है कि भाई काफ़ी सारे ऐसे कारण उत्पन्न हुए कि हस्तक्षेप किया जाए, लेकिन उसने फिर भी भारतीय रियासतों में हस्तक्षेप नहीं किया। परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़कर 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया। तो उसने मतलब ये वाली जो नीति अपनाई थी कि मुझे हस्तक्षेप नहीं करना, आगे जाके उसने ये नीति छोड़ भी दी। 1831 और 1834 में उसने मैसूर तथा कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिलाया, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक अव्यवस्था थी। विलियम बेंटिक 1828 से 35, सॉरी मैंने 33 बोल दिया था, तो ये 1835 तक था। विलियम बेंटिक 1828 से 1835 के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। 7 वर्षों में, अच्छा ठीक है। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाता है, ठीक है। कितने सारे हमने इसके सुधार देख लिए कि इसने सती प्रथा का अंत कराया, ठगी प्रथा का, बालिका शिशु वध का, ठीक है। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत बनाने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल है। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ये ध्यान रखना है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिक और बंगाल का है वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। 1789 की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया।
1811 ईस्वी से 1823 ईस्वी में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। यानी सबसे पहले अगर हम देखें तो बंगाल में दासों का निर्यात बंद होता है 1789 में एक घोषणा द्वारा, यानी कोई कानून नहीं आता, लेकिन 1789 में बंगाल से दासों का निर्यात बंद हो चुका था। तो 1811 से और 1823 के बीच में दासों के संबंध में कानून बनाए गए, लेकिन अभी ये अवैध नहीं घोषित हुआ था, है ना। कुछ कानून बनाए गए थे लेकिन पूरी तरह से दास प्रथा का उन्मूलन नहीं हुआ था। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में दासता को समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया। फाइनली 1843 ईस्वी में समस्त ब्रिटिश भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। यानी 1843 में दास प्रथा उन्मूलन कानून आया, जिससे कि समस्त भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। और अगर हम 1843 में देखें कि गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड एलन बरो, जो कि 1842 से 1844 तक रहता है, ठीक है। फिर है कि 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया, ठीक है। 1860 में आईपीसी के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। और अगर हम 1860 का काल देखें तो 1860 में कौन, हाँ 1860 में कौन होता है यहाँ पे, तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। फिर है आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी। लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल 1813 से 1823 ईस्वी में हुआ, ठीक है। देखो वॉरेन हेस्टिंग अलग है और लॉर्ड हेस्टिंग अलग है, ये दोनों ध्यान रखनी है हमें। मतलब वॉरेन हेस्टिंग काफ़ी पहले जो हमने देखा, उसके काल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है। और लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हम पढ़ रहे हैं आंग्ल नेपाल युद्ध, जो कि 1814 से 1816 में होता है। और फिर उसके बाद में लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल 18, ठीक है, मतलब ये बता रखा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ, तो 1813 से 1823 के बीच में। और ये समाप्त किस संधि के साथ हुआ आंग्ल नेपाल युद्ध, यानी ब्रिटेन का और ये जो अंग्रेजी कंपनी थी इसका और नेपाल का युद्ध समाप्त होता है सोगोली की संधि के साथ में। तो प्रथम नेपाल युद्ध के बाद जो संधि हुई वो सोगोली की संधि हुई। सोगोली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया था। 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। स्लीमैन हमने पहले पढ़ा था, तो ये विलियम बेंटिंग के काल में कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया गया था। अब 1854 में आ रहा है स्लीमैन जो है जेम्स आउट्रम की जगह पे अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बन के, ठीक है। उसने कहा, यानी 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। सॉरी, स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम आ रहा है 1854 में, ठीक है। यानी उससे पहले ये अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट रहा। तो उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है। किसने? इसने, है ना, जेम्स आउट्रम ने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अवध के अधिग्रहण का आधार क्या था, तो कुशासन का आरोप लगाया था और जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर। यानी यहाँ पे शासन अच्छा नहीं हो रहा, जो कि मतलब निराधार है, और इस चीज़ को लेके इनकी काफ़ी आलोचना भी होती है। आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया, ठीक है। तो अवध का नवाब उस समय कौन था? वाजिद अली शाह। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश, यानी व्यपगत का सिद्धांत जिसे हम हड़प नीति भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो इसके अंतर्गत जो विलय किए गए, इनका ना क्रम में ही हमें याद रखना है कि सबसे पहले कौन सा राज्य उसने हड़पा, फिर कौन सा। तो सबसे पहले सतारा, फिर जैतपुर, संबलपुर, बघाट, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, ठीक है। तो इसकी अगर ट्रिक देखें हम कि डलहौजी की जो व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश की अगर ट्रिक देखें तो सजे सब उजना, उजना एक जनजाति जैसा नाम लगता है, सजे सब उजना, ठीक है। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर और झांसी, नागपुर, ठीक है। यहाँ तक अगर याद रहेगा, करौली हालांकि एक बचता है, तो इसमें हमारे ये सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने करौली के व्यक्तिगत सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बंबई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाह तक ले जाना था।
इसका दूसरा उद्देश्य सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना भी था। ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके। ठीक है। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 ईस्वी के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय हुआ, जब 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। बर्मा यानी वर्तमान म्यांमार, इसको भारत में कब मिलाया गया, यानी ब्रिटिश भारत में कब मिलाया गया, तो 1886 में। ठीक है। जब कांग्रेस की स्थापना हो जाती है उससे 1 साल बाद। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। ठीक है। तो डलहौजी के समय में सार्वजनिक विभाग निर्माण की स्थापना होती है, यानी इससे पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग जो था, सार्वजनिक निर्माण का कार्य किसके अंतर्गत देखा जाता था, तो सैनिक बोर्ड के अंतर्गत देखा जाता था। डलहौजी के समय में अलग से इसका बनता है। ठीक है, जिसे बोलेंगे PWD, है ना, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। ठीक है। तो विधवा पुनर्विवाह जब पारित हुआ तो उस समय यहाँ गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। किसके प्रयासों से, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। ठीक है। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री, धोंदो केशव कर्वे ने 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो जब मेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है ना, जैसे कि हम देखते, अगर ऐसा आ जाए कि विधवा पुनर्विवाह के लिए या फिर विधवाओं के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए, तो उसमें ये सारे फैक्ट काम आएंगे। और पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के ऊपर आ जाए तब तो आएंगे ही ना। तो इसको प्रीलिम्स तो खैर हम पढ़ ही रहे हैं, मेंस के हिसाब से भी हमें साथ के साथ थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है कि हम इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। ठीक है। तो 1857 में क्रांति हो जाती है और उसके बाद का अब दिखा रखा है इसमें कि उसके बाद क्या होता है। तो 1857 ईस्वी की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। ये बिल्कुल जैसा फैक्ट लिखा है सेम ऐसे हमें याद होना चाहिए कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसकी घोषणा हुई, इलाहाबाद के दरबार में इसको पढ़ा गया और 1 नवंबर 1858 की बात है ये। ठीक है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की। यानी अब तक भी अगर हम देखें तो जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है वहीं से ब्रिटिश पार्लियामेंट दखल देना स्टार्ट कर देती है कंपनी के कार्य में। लेकिन 1857 की जब क्रांति हो जाती है उसके बाद में सीधा जो है ब्रिटेन की सरकार है वो अपने हाथों में ले लेती है भारत का शासन। ठीक है। अब कंपनी का जो कार्य था वो जो राजनीतिक शक्ति थी उसकी वो समाप्त कर दी जाती है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। तो प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। यानी अब जो गवर्नर जनरल था वो वायसराय कहा जाने लगा। हालांकि उसकी शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ना, ये ध्यान रखना है। ये एक फैक्ट है कि इसकी शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया। जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। तो महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि का प्रदान की गई तो 1877 में दिल्ली के दरबार में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के मध्य हुआ। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। ठीक है। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच हुआ। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। ये हमने पहले भी देख लिया था कि एलन बरो था इस समय जब दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था, पीछे आ चुका है एक बार।
इसके काल में यानी एलनबरो के काल में, इसके काल 1842 से 1844 के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति, जिसे कहते हैं पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। मतलब अगर ये पूछा जाए कि चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति या फिर कुशल अकर्मण्यता की नीति किसने लागू की, तो वो एलनबरो के काल से शुरू होती है और नॉर्थब्रुक के काल तक चलती है। ठीक है, और ये जो नीति है मतलब किसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ये तो ये सिंध के, है ना, सिंध के प्रति जो नीति है उसके बारे में बात हो रही है। इस काल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबंधित किया जाता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित हुई। कुशल अकर्मण्यता शब्द को JWS वाइली ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। ठीक है, कहीं कहीं पे ना हिंदी शब्द की बजाय सीधा सीधा भले ही वो हिंदी में है पेपर, लेकिन इंग्लिश वर्ड को भी दे दिया जाता है, तो हमें इसको कुशल अकर्मण्यता को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी हमें एग्जैक्ट याद होना चाहिए, मास्टरली इनएक्टिविटी। ठीक है, और इसको जो है मतलब कुशल अकर्मण्यता शब्द को किसने प्रयोग किया था, JWS वाइली ने। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई। तो प्रथम जनगणना किसके काल में होती है, लॉर्ड मेयो के काल में, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 से शुरू होती है। दोनों में मतलब अंतर है, और ये इस बार के पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा भी गया था और दोनों ही उसमें ऑप्शन थे। ठीक है, उसमें पूछा गया था पहली जनगणना कब हुई, तो पहली अगर देखें तो 1872 में हुई। अगर पूछ लिया जाता है कि प्रथम नियमित जनगणना कब हुई, तो 1881 में। लॉर्ड मेयो, जिसका कार्यकाल है 1869 से 1872, उसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी द्वारा की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। 1876 ईस्वी में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। यानी अब तक कौन सी नीति थी, कुशल अकर्मण्यता की, वो हमने देखा था, है ना, जो कि नॉर्थब्रुक के काल तक चलती है। लेकिन जब लिटन आ जाता है तो उसमें चेंज आता है। कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण किया जाने लगा। ठीक है, मतलब खुद से ही अटैक करने वाली नीति। मेजर सेंडेमन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्ति के साथ ही बलूचिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। यानी अभी तक जो कुशल अकर्मण्यता की नीति क्या है, मतलब अपने आप से हस्तक्षेप नहीं करना था। अब जो है जब लिटन आ जाता है तो ये नीति पलट दी जाती है। अब मतलब अब हो रही है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में। ठीक है, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था कि जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज यानी जो भारत की अपनी लैंग्वेज थी उसमें जो अखबार वगैरह जो पब्लिश होते थे उनके ऊपर ये लागू होता था, यानी अंग्रेजी में लिखे हुए लेखों पर ये लागू नहीं होता था। ठीक है, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। तो अगर सीधा सीधा ये पूछ लिया जाए कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम कब आया, तो 1878 में। अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत का भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया है। ये सारी बातें याद रखनी है। श्री SN बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आकाश से वज्रपात किसने कहा था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को, तो SN बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, सर PC इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। ठीक है, ये जो इल्बर्ट बिल था ये भारतीयों के पक्ष में था, यानी जो न्यायिक शक्तियां, जो न्यायिक अधिकार थे, यानी न्यायाधीशों के, सॉरी न्यायिक नहीं, न्यायाधीशों के, जो न्यायाधीशों के अधिकार थे वो मतलब नस्ल, जाति इत्यादि पर भेदभाव रहित होंगे। यानी भारतीय न्यायाधीशों को और यूरोपीय न्यायाधीशों को योग्यता के आधार पर ट्रीट किया जाएगा। तो ऐसा इस बिल में प्रावधान था। ठीक है, और इल्बर्ट बिल था, इल्बर्ट नाम के ही व्यक्ति ने ये पेश किया था, लेकिन इस पर काफ़ी ज़्यादा विरोध होता है, अंग्रेजों द्वारा विरोध जताया जाता है और ये वापस कर लिया जाता है फिर। ठीक है, इसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा मतलब असंतोष देखने को मिलता है भारतीयों में, क्योंकि ये भारतीयों के फेवर में था और इसको वापस कर दिया गया।
जैसे ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया, एक बवंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात बताया। ठीक है, अब ये यहाँ देख लिया हमने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में, और यहाँ देख लिया इल्बर्ट विल के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है ना। रिपन को जो ज़्यादातर जाना जाता है वो स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। ठीक है, बाकी इसके जो भी कार्य हैं वो पढ़ लेते हैं कि उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 या प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक, यानी 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है वो तो काम करेगा ही नहीं, और 7 से 12 वर्ष का अगर बच्चा है तो वो प्रतिदिन 9 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं करेगा, और महीने में 4 दिन की छुट्टी मिलना अनिवार्य है। ठीक है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो आया उसमें बच्चों के लिए ये किया गया। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में आता है, यानी 10 साल बाद। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मेयो के समय में सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए। यानी स्थानीय शासन के संबंध में जो प्रथम प्रयास अगर हम देखें तो वो मेयो के काल से स्टार्ट होते हैं, और रिपन ने उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया है ना, उसको और ज़्यादा मजबूत किया स्थानीय स्वशासन को। लॉर्ड मेयो के समय सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए। इस कार्य के कारण लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। ठीक है, यानी मेयो के काल में शुरू भले हो चुका है, लेकिन आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है, तो रिपन को। चार्ल्स मैडकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटा दिया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए। तो ये ध्यान रखना है कि पुरातत्व सर्वेक्षण जो होते हैं वो एशियाटिक सोसाइटी द्वारा किए जाते हैं, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं कि भाई हमारा इतिहास जो है काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छे शासक रहे यहाँ पे। भारत ने भी भारत ने भी बाहर जाके भी शासन किया है। तो इससे थोड़ा सा क्या हुआ कि जो भारतीयों का जो मनोबल डाउन हो रहा था कि भाई अंग्रेज ही सुप्रीम है, हम तो इसीलिए बने हैं कि हम पे ये लोग शासन करें, तो उस चीज़ से ये लोग बाहर निकलते हैं। जैसे जैसे पुरातत्व सर्वेक्षण होते हैं और अशोक के बारे में पता चलता है। हमने पढ़ा था कि अशोक की पहली बार लिपि जो थी ब्राह्मी लिपि किसने पढ़ी, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं ना। जॉन्स प्रिंसेप करके व्यक्ति था, उसने पढ़ी थी। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि इतिहास के प्रति जो है भारतीयों का थोड़ा सा दृष्टिकोण चेंज होता है। उसके बाद है कि 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में अलग विभाग बनाया गया। तो 1871 में पुरातात्विक विभाग नाम से एक अलग विभाग बनता है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में यानी 1899 से 1905 के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो जॉन मार्शल ही ASI के यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। ठीक है, ये मतलब अंडरलाइन करने लायक है लाइन, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है और पूछा भी है कि किसने मुगल सम्राट औरंगजेब से तुलना की थी कर्जन के प्रशासन की, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। इनको जो जाना जाता है उसके बंगाल विभाजन के लिए मतलब महत्वपूर्ण रूप से उसको जाना जाता है कि कर्जन के समय जो एक महत्वपूर्ण घटना हुई वो थी बंगाल का विभाजन। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। यानी कर्जन हो गया 1905 तक, उसके बाद में अब ये लॉर्ड मिंटो की बात कर रहे हैं। तो इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार यानी 1909 के नाम से, मार्ले मिंटो सुधार कब आते हैं 1909 में, तो इनके द्वारा जो सुधार किए गए उनको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो 1909 का जो अधिनियम है यही वाला मार्ले मिंटो सुधार, इसमें जो प्रमुख प्रावधान था वो क्या था कि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। यानी मुस्लिम प्रतिनिधि खड़ा होगा और मुस्लिम प्रतिनिधि को मुस्लिम ही वोट देंगे, इस तरीके की व्यवस्था की गई।
वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जाना जाता है, यानी इससे पहले 2 और हो चुके थे। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। ठीक है, इसके बाद इसके जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।